भारत के खनिजों एवं प्राकृतिक संसाधनों की लूट। खनिजों की लूट एवं सरकारी जमीनों का भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमारा प्रस्ताव धनवापसी पासबुक जारी करने का है। 1. खनिजों की लूट। पिछले 400 वर्षों से खनिज ऐसा क्षेत्र में जिसमें भ्रष्टाचार कम और लूट ज़्यादा है। बड़े पैमाने पर खनिज लूटने के लिए जजों से लेकर पुलिस एवं नेताओं से गठजोड़ एवं नियंत्रण की जरूरत होती है। बड़े स्तर पर लूट चलाने वाला वर्ग पीएम, सीएम आदि को नियंत्रित कर लेता है और छोटे स्तर के कारोबारी स्थानीय नेता, जज, अधिकारियों से गठजोड़ बना लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी खनिज लूटने के धंधे में थी। पेड मीडिया के प्रायोजक यानी अमेरिकी ब्रिटिश हथियार निर्माता पिछले 400 सालों से यह कारोबार कर रहे हैं। पहले उन्होंने निर्णायक हथियार बनाए और फिर उन्होंने माइनिंग कंपनियां भी खोली। खनन में काफ़ी आधुनिक मशीनरी का इस्तेमाल होता है और ये मशीनें सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंपनियों को ही बनानी आती है। माइनिंग से बड़े पैमाने पर पैसा वही बना सकता है या खनिज वही लूट सकता है जिसके पास ये मशीनरी हो। उदाहरण के लिए, तेल निकालने की तकनीक दुनिया में सिर्फ 50 से 60 कंपनियों के पास ही है। तो जिस कंपनी को इन कंपनियों के मालिक ये मशीनरी देते हैं, वही कंपनी खनिज निकाल पाती है। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध कोयले, कच्चा तेल और स्टील के लिए लड़ा गया। खाड़ी युद्ध भी कच्चे तेल के लिए हुआ था। ब्रिटिश फ्रांसिस संघर्ष का कारण भी खनिज थे। अभी ईरान पर भी जो युद्ध आने वाला है, वह भी खनिज तेल के लिए है। मताधिकार आने से पहले तक पेड मीडिया की प्रायोजक हथियार निर्माता किसी देश के खनिज लूटने के लिए सीधे सेना का इस्तेमाल करते थे। चुनाव प्रणाली आने के बाद पीएम को नियंत्रित करने के लिए वे पेड मीडिया का भी इस्तेमाल करने लगे। स्टैंडर्ड ऑयल का उदाहरण देखिए। यह कंपनी खनिज लूटने में अग्रणी कंपनी रही है। ऑयल रिफाइनिंग की इस कंपनी को 1870 में रोकेफेलर ने बनाया था और 1911 में इसे कई हिस्सों में विभाजित करके भंग कर दिया गया। 1910 तक दुनिया का 70% तेल यही कंपनी खोद रही थी। आज भी दुनिया का 40% तेल इसी के कब्जे में है। हालांकि अब इस कंपनी की सभी सब्सिडरी कंपनियों को ट्रैक करने में आपको 2-3 घंटे गूगल करना पड़ेगा। रिलायंस की रिफाइनिंग इकाई स्टैंडर्ड ऑयल की सब्सिडरी कंपनी की मशीनों पर ही चलती है। और इसी तरह से ये कोयला, लोहा, तांबा से लेकर सभी महत्वपूर्ण खनिज खोदते हैं। और मझौले स्तर पर मित्तल, वेदांता, टाटा, जिंदल से लेकर अंबानी, अदानी तक ऐसे कई कारोबारी हैं तो खनिजों के कारोबार में है। खनिजों की लूट इतने खुले तौर पर और इतनी सफाई से की जाती है कि पूरे देश को मालूम ही नहीं होता कि किस पैमाने पर खनिज लूटे जा रहे हैं। बहुधा पेड मीडिया इस बिंदु को स्पर्श ही नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा वे स्थानीय स्तर पर हो रहे बजरी, पत्थर आदि चिल्लर किस्म के खनिजों का मुद्दा उठाते रहते हैं ताकि बड़ी लूट को चर्चा से बाहर रखा जा सके। पेड मीडिया के प्रायोजकों से मुख्य टकराव भी खनिजों की लूट को लेकर ही है। उन्हें खनिज लूटने हैं सिर्फ इसीलिए वे इतने बड़े मीडिया का खर्चा उठाते हैं और उठा पाते हैं। यदि वे मुफ्त के खनिज नहीं लूट पाएंगे तो पेड मीडिया का घाटा भी नहीं उठा पाएंगे। उन्हें खनिज लूटने हैं इसीलिए वे राजनीतिक पार्टियों का खर्चा उठाते हैं और उन्हें स्पॉन्सर करते हैं। उन्हें खनिज लूटने हैं इसीलिए उन्हें पीएम पर कंट्रोल चाहिए, जजों पर कंट्रोल चाहिए, पुलिस पर कंट्रोल चाहिए। उन्हें खनिज लूटने हैं इसीलिए वे नागरिकों को हथियार विहीन रखना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि अमुक देश अपने हथियारों का उत्पादन स्वयं न कर पाए। सार यह है कि सारी वैश्विक लड़ाई सिर्फ मुफ्त के खनिज एवं प्राकृतिक संसाधनों को लेकर है। क्योंकि खनिज एवं प्राकृतिक संसाधन ही वास्तविक संपत्ति है, कागज के नोट नहीं। 1.1 2019 में आवंटित की गई कुछ कोयला खदानों का उदाहरण देखिए। ये आंकड़े कोयला मंत्रालय की वेबसाइट से लिए गए हैं। 154 रुपये प्रति टन, 156 रुपये प्रति टन, 185 रुपये प्रति टन, 230 रुपये प्रति टन, 715 रुपये प्रति टन, 755 रुपये प्रति टन, 1100 रुपये प्रति टन, 1230 रुपये प्रति टन, 1674 रुपये प्रति टन। दरों में इस तरह की भिन्नता क्यों? 154 रुपये से 1674 रुपये, लगभग 11 गुना। एक वैध कारण यह है कि कोयले की गुणवत्ता में संभावित भिन्नता है, लेकिन यह एकमात्र कारण नहीं है। 2.
दूसरा और वास्तविक कारण यह है कि कई मामलों में गठजोड़ बनाकर नीलामी की शर्तों को इस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है ताकि लक्षित कंपनी को चिल्लर दामों में माइनिंग राइट्स दिए जा सके। इस कारण को समझने के लिए कृपया नीचे दी गई तालिका देखें। कोयला मंत्रालय की वेबसाइट बताती है कि कोई भी बोली लगा सकता है, लेकिन साथ में उन्होंने यह शर्त भी जोड़ी है कि अंत में उनके पास स्टील या सीमेंट का संयंत्र होना चाहिए। डेट 24 hours October 2018। List of coal mines earmarked for 6th tranche of auction. Auction of coal mines for iron ore, steel, cement and captive power plants excluding steel coking. Coal mine equals Ga Palma Iv 1. Schedule equals 2. State equals Chhattisgarh. Specified end use equals iron ore, steel, cement and captive power plants excluding steel coking. तो प्रत्येक खुली नीलामी में इन शर्तों के अलावा भी वे ऐसी कई शर्तें जोड़ते हैं जो कहती है कि यदि आपके पास संयंत्र हो तो इसे अमुक खदान से अमुक दूरी पर ही होना चाहिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह और अमुक संयंत्र को इतनी उतनी क्षमता का होना चाहिए। तो अंत में सिर्फ वे कुछ बड़े खिलाड़ी ही बोली लगा सकेंगे जिन्हें लाभ देने के लिए यह शर्त जोड़ी गई थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, इस तरह वे कार्टेल बनाकर कीमतें कम बनाए रखते हैं। इसके अलावा माइनिंग ब्लॉक का आकार इतना बड़ा रखा जाता है कि छोटे खिलाड़ी इसमें प्रतिभागी न बन सके। यदि हम कानून छापकर इस कार्टेल को तोड़ देते हैं तो ज़्यादा प्रतिष्ठान बोली लगाने आएंगे और हमें सभी खदानों पर ज़्यादा रॉयल्टी मिलेगी। अभी यहाँ से भ्रष्टाचार शुरू हुआ है। अगले स्तर का भ्रष्टाचार और भी व्यापक है। वे जितना खनिज निकालते हैं उससे काफ़ी कम रॉयल्टी चुकाते हैं। राइट्स लेने के बाद ज़्यादातर खनिज अवैध रूप से निकाल लिया जाता है। वे सीधे मंत्रियों, जजों आदि को हफ्ता पहुंचा देते हैं और मंत्रियों का आदेश आने के बाद कोई खनिज अधिकारी उनकी माइंस को सुपरवाइज करने कभी नहीं जाता। 1.2 जब ब्रिटिश भारत से गए तो टाटा को कई सारे माइनिंग राइट्स में देकर गए थे और उनमें से एक माइंस की खबर सामने आने में 70 साल लग गए। टाटा के पास झारखंड में 25 पैसे प्रति बीघा के हिसाब से कोयला खोदने के राइट्स है। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इसे 25 पैसे से बढ़ाकर 50 पैसे तक नहीं किया। 1.3 जिंदल शॉ लिमिटेड को 2010 में भीलवाड़ा में माइंस आवंटित हुई थी और जिंदल ने नियमों की अवहेलना करके खनिज निकाले। माइंस से लगे हुए कस्बे पूर्व में लगभग 300-400 मकान जोखिमपूर्ण स्थिति तक क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और कई परिवारों को अपने मकान छोड़कर अन्य जगहों पर किराए से रहना पड़ रहा है। खबर का लिंक टिन्यल.com। जिंदल भी पिछले 7 साल से भीलवाड़ा में जिंदल की इस अनियमितता के खिलाफ नागरिक आंदोलन चल रहा है। बार बार धरने, प्रदर्शन, जुलूस, ज्ञापन वगैरह होते हैं। सभी पेड मीडिया पार्टियों के नेता समय समय पर जिंदल के खिलाफ प्रदर्शन की खानापूर्ति करते रहते हैं। खानापूर्ति इसीलिए क्योंकि ये सभी नेता खनिजों की इस लूट को रोकने के लिए आवश्यक कानून गेजेट में छापने का विरोध करते हैं। यदि पेड मीडिया पार्टियों के नेता अवैध खनन रोकने के लिए आवश्यक कानून गेजेट में छापने की मांग करेंगे तो पहला नुकसान यह होगा कि पेड मीडिया इन्हें कवरेज देना बंद कर देगा और दूसरा नुकसान यह होगा कि खान मालिक उन्हें चंदा देना बंद कर देंगे। और भारत में इस तरह की हजारों, हाँ सैकड़ों नहीं हजारों माइंस है जहां इसी तरह की अनियमितताएं हैं। सारी निर्माण इकाइयां, कारखाने, औद्योगिक विकास आदि कच्चे माल की सस्ती उपलब्धता पर निर्भर करता है। दुर्भाग्य से भारत में खनिजों की पहले से कमी है। इसी खनिज को लूटने के लिए ब्रिटिश फ्रांसीसी साम्राज्य भारत में आए। जब भारत आज़ाद हुआ तो नागरिकों ने यह मांग की थी कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों को भारत के समस्त नागरिकों की संपत्ति घोषित करो। किंतु जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई वे नागरिकों की इस संयुक्त संपत्ति को खुद के कब्जे में रखना चाहते थे। अतः उन्होंने इन संसाधनों को सरकारी अधिकार में ले लिया और आज सरकारें जो खनिज एवं प्राकृतिक संसाधन लुटा रही है वह भारत के समस्त नागरिकों की संपत्ति है। यदि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लोहा लेकर उन्हें यहाँ से नहीं भगाया होता तो यह संपत्ति बचती नहीं थी। और अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने के बाद यह लूट और भी तेजी से हो रही है। यदि यह लूट नहीं रोकी गई तो जल्दी ही भारत के खनिज एवं प्राकृतिक संसाधन लूट लिए जाएंगे। और यदि एक बार हमने प्राकृतिक संसाधन गंवा दिए तो भारत औद्योगिक विकास के लिए हमेशा के लिए परजीवी हो जाएगा। क्योंकि जो देश कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर हो जाता है उसकी रीढ़ हमेशा के लिए टूट जाती है। 2. सरकारी भूमि का किराया। मान लीजिए आपके पास एक मकान है जिसे आपने किराए पर दिया है,
तो इसका किराया किसको जाना चाहिए, आपको या सरकार को? आप कहेंगे कि आपको जाना चाहिए। ऐसे ही यदि पूछा जाए कि एक मकान जिसके 10 बराबर के मालिक है, जिसे किराए पर दिया गया है, तो किराया किसे जाना चाहिए? तब आप कहेंगे कि 10 मालिकों को बराबर बराबर किराया जाना चाहिए। इसी तरह यदि कोई बहुत बड़ा प्लॉट हो, जिसके 130 करोड़ मालिक है, और वो किराए पर दिया जाता है तो उसका किराया सभी 130 करोड़ लोगों में बराबर बराबर बंटना चाहिए। क्या ऐसे प्लॉट है जिसके 130 करोड़ मालिक है? जी हाँ, IIM प्लॉट, JNU प्लॉट, सभी UGC प्लॉट, सभी एयरपोर्ट प्लॉट और हजारों ऐसे भारत सरकार के प्लॉटों से मिलने वाला जमीन का किराया और भारत के सभी खनिजों जैसे कोयला और कच्चे तेल से मिलने वाली सारी रॉयल्टी हम भारत के नागरिकों और हमारी सेना को जानी चाहिए, किसी और को नहीं। क्योंकि भारत की संपत्ति के मालिक इसके 130 करोड़ नागरिक है। और यह रॉयल्टी व किराया सीधे ही मिलना चाहिए, किसी योजना के तहत नहीं। इस राशि का 1/3 हिस्सा सेना को जाना चाहिए और बाकी 2/3 सभी नागरिकों में बराबर बराबर बंटना चाहिए। भारत सरकार, केंद्र और राज्यों के पास काफ़ी ऊंचे बाजार मूल्य वाले हजारों भूखंड है। एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत है। IIM अहमदाबाद, क्षेत्रफल 100 एकड़, कीमत प्रति वर्ग मीटर 40,000 रुपये, भूखंड का बाजार मूल्य 1400 करोड़ रुपये। IIM लखनऊ, क्षेत्रफल 200 एकड़, कीमत प्रति वर्ग मीटर 20,000 रुपये, भूखंड का बाजार मूल्य 1600 करोड़ रुपये। IIM लखनऊ नोएडा, क्षेत्रफल 10 एकड़, कीमत प्रति वर्ग मीटर 50,000 रुपये, भूखंड का बाजार मूल्य 200 करोड़ रुपये। IIM कोलकाता, क्षेत्रफल 135 एकड़, कीमत प्रति वर्ग मीटर 20,000 रुपये, भूखंड का बाजार मूल्य 1000 करोड़ रुपये। IIM इंदौर, क्षेत्रफल 190 एकड़, कीमत प्रति वर्ग मीटर 15,000 रुपये, भूखंड का बाजार मूल्य 500 करोड़ रुपये। गुजरात विद्यापीठ, क्षेत्रफल 25 एकड़, कीमत प्रति वर्ग मीटर 40,000 रुपये, भूखंड का बाजार मूल्य 400 करोड़ रुपये। गुजरात विश्वविद्यालय, क्षेत्रफल 250 एकड़, कीमत प्रति वर्ग मीटर 35,000 रुपये, भूखंड का बाजार मूल्य 3,500 करोड़ रुपये। कुल 27,000 करोड़। इनका किराया कितना होगा यदि ये प्लॉट बिल्डरों को दिए जाते हैं? प्लॉट के बाजार मूल्य के 3% पर इन 9 प्लॉटों का किराया 27,000 करोड़, 3/100, 810 करोड़ रुपये प्रति वर्ष, 7 रुपये प्रति नागरिक प्रति वर्ष बनता है। अब यह प्लॉट मुंबई एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट, बंगलौर हवाई अड्डा आदि जैसे प्रमुख प्लॉटों के मूल्यों की तुलना में कहीं नहीं ठहरता। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट, क्षेत्रफल 1850 एकड़, कीमत 40,000 प्रति वर्ग मीटर, भूखंड का बाजार मूल्य 29,600 करोड़ रुपये। मुंबई एयरपोर्ट, क्षेत्रफल 1100 एकड़, कीमत प्रति वर्ग मीटर 1 लाख रुपये, भूखंड का बाजार मूल्य 44,600 करोड़ रुपये। दिल्ली एयरपोर्ट, क्षेत्रफल 5,000 एकड़, कीमत प्रति वर्ग मीटर 1 लाख रुपये, भूखंड का बाजार मूल्य 2 लाख करोड़ रुपये। बेंगलोर एयरपोर्ट न्यू, क्षेत्रफल 4,050 एकड़, कीमत प्रति वर्ग मीटर 10,000 रुपये, भूखंड का बाजार मूल्य 32,400 करोड़ रुपये। बेंगलोर एयरपोर्ट ओल्ड, क्षेत्रफल 1,000 एकड़, कीमत प्रति वर्ग मीटर 1 लाख रुपये, भूखंड का बाजार मूल्य 40,000 करोड़ रुपये। कोलकाता एयरपोर्ट, क्षेत्रफल 1,500 एकड़, कीमत प्रति वर्ग मीटर 30,000 रुपये, भूखंड का बाजार मूल्य 18,000 करोड़ रुपये। चेन्नई एयरपोर्ट, क्षेत्रफल 4,800 एकड़, कीमत प्रति वर्ग मीटर 40,000 रुपये, भूखंड का बाजार मूल्य 76,800 करोड़ रुपये। कुल 4,40,800 करोड़ रुपये। नोट: उपरोक्त कीमतें 2020 के वास्तविक बाजार मूल्य की तुलना में काफ़ी कम है जब यह संस्करण लिखा जा रहा था। इनका किराया कितना होगा यदि ये प्लॉट बिल्डरों को दिए जाते हैं? एयरपोर्ट प्लॉटों का किराया प्लॉट के बाजार मूल्यों पर 3% की दर से 4,40,800 करोड़, 3/100, 13,224 करोड़ प्रति वर्ष, 120 रु प्रति नागरिक प्रति वर्ष। विस्मयादिबोधक चिन्ह: सरकार के पास अनुमानतः 50,000 प्लॉट हैं। यदि किराया प्रत्येक प्लॉट से औसतन प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 20 पैसे जितना कम भी हो तो किराया 12,000 रु प्रति व्यक्ति वर्ष से ज़्यादा हो जाता है। या तो हम आम लोगों को यह किराया मिलेगा अथवा ज़मीन की कीमतों में बहुत कमी आएगी। वास्तव में ज़मीन की कीमत ही घटेगी, जिससे हम आम लोगों को अपनी कमाई पर घर खरीदना और अपना व्यवसाय शुरू करना आसान हो जाएगा।
2.1 जमीन का किराया वसूलने का प्रभाव। यदि धनवापसी पासबुक का प्रस्तावित कानून गेजेट में छाप दिया जाता है तो इन दो में से कोई एक स्थिति घटित होगी। 1. या तो हम आम लोगों को लगभग 500 या 1000 रुपये प्रति व्यक्ति हर महीने जमीन का किराया मिलेगा। अथवा 2. जमीन की कीमत घटेगी क्योंकि सार्वजनिक भूमि का किराया देना होगा और इसीलिए भूमि संग्रह करना बहुत महंगा पड़ेगा। दूसरी घटना के होने की संभावना ज़्यादा है। अब यदि जमीन की कीमत गिरती है तो घरों की कीमत भी कम होगी जिससे आम लोगों का जीवन सुधरेगा। हम आम लोगों में से कई लोग जो झुग्गियों में रहते हैं वे शायद एक शयन कक्ष और रसोई 1 BHK फ्लैट में जा सकेंगे। और यदि जमीन की कीमत घटती है तो व्यवसायों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जब जमीन की लागत गिरती है तो कारीगरों के लिए व्यवसाय करना आसान हो जाता है और आम लोगों को ज़्यादा रोजगार और वेतन मिलता है। बड़े पैमाने पर कारखानों की स्थापना से खनिजों के मूल्य बढ़ेंगे और इसलिए खनिजों की रॉयल्टी भी बढ़ेगी। इसलिए किसी भी स्थिति में IEIM प्लॉट, IEIM, JNU प्लॉट व हजारों अन्य प्लॉटों और खदानों से प्राप्त होने वाले किराए एवं रॉयल्टी का वितरण नागरिकों में करने से देश एवं आमजन को लाभ हर स्थिति में लाभ होगा। इससे गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों की क्रयशक्ति बढ़ेगी। क्रयशक्ति बढ़ने से मांग बढ़ेगी, उद्योग बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा। इसके अलावा प्रस्तावित वोट वापसी पासबुक में यह प्रावधान है कि खनिज रॉयल्टी से प्राप्त राशि का 33% हिस्सा सीधे सेना को जाएगा ताकि हम हथियार निर्माण का बजट बढ़ा सके। तो इस प्रस्ताव के आने से हमारी सेना भी मजबूत होगी। 2.3 जमीन का किराया न वसूलने का कुप्रभाव। सार्वजनिक भूमि पर किराया जमा न करने का प्रभाव खुले अन्याय की तरह है। अमीरों द्वारा गरीबों का शोषण और आर्थिक असमानता अन्यायपूर्ण ढंग से बढ़ेगा। यदि सरकारी भूखंडों का किराया सीधे नागरिकों के खाते में जमा नहीं किया जाता है तो सरकार धीरे धीरे ज़्यादातर कीमती भूखंड विदेशी कंपनियों को बेच देगी। वे इसके लिए निजीकरण, विनिवेश आदि योजनाओं का इस्तेमाल करते हैं। जब भी वे कोई सरकारी उपक्रम विदेशी कंपनी को बेचते विनिवेश है तो इसमें जमीन की कीमत को बाजार मूल्य से काफ़ी कम करके दर्शाया जाता है। जब कोई सरकारी उपक्रम किसी कंपनी को 500 करोड़ में बेचा जाता है तो इसमें लगभग 1000 करोड़ की जमीन भी शामिल होती है, किंतु लेखों में इस जमीन की कीमत 100 करोड़ ही दर्ज की जाती है। इस तरह जब भी सरकार कोई भूखंड, सार्वजनिक उपक्रम, सरकारी कंपनी आदि बेचती है तो घूस के रूप में मोटी राशि लेकर चिल्लर भाव में जमीन भी बेच देती है। कीमती सरकारी जमीन को इस तरह से चिल्लर दाम में बेच देना भारत में दूसरा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। 3. समाधान। प्रस्तावित धनवापसी पासबुक का सार। धन वापसी पासबुक एक प्रस्तावित कानून है जो भारत के खनिज एवं प्राकृतिक संसाधनों की लूट रोकने के लिए लिखा गया है। इस प्रस्तावित कानून के गेजेट में छपने के तुरंत बाद भारत सरकार के नियंत्रण में मौजूद सभी खनिज एवं प्राकृतिक संसाधन देश के नागरिकों की संपत्ति घोषित हो जाएंगे और देश के समस्त खनिज स्पेक्ट्रम सरकारी भूमि से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी एवं किराया 135 करोड़ भारतीयों का संयुक्त खाता नामक बैंक अकाउंट में जमा होगा। इसका एक स्वतः प्रभाव यह भी होगा कि भूखमरी दूर होगी और एक सीमा तक गरीबी में भी कमी आएगी। एक खनिजों की नीलामी करके पैसा इकट्ठा करने वाला राष्ट्रीय खनिज रॉयल्टी अधिकारी धन वापसी पासबुक में दायरे में होगा और नागरिक पटवारी कार्यालय में जाकर उसे नौकरी से निकालने के लिए अपनी स्वीकृति दे सकेंगे। यदि खनिज अधिकारी या उसके स्टाफ के खिलाफ घपला करने की या अन्य कोई शिकायत आती है तो सुनवाई करने और दंड देने की शक्ति जज के पास न होकर आम नागरिकों की जूरी के पास रहेगी। यह कानून देश की सभी खदानों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। इस कानून के गेजेट में छपने के 30 दिनों के भीतर प्रत्येक मतदाता को एक धनवापसी पासबुक मिलेगी। तब भारत की केंद्र सरकार को होने वाली खनिज रॉयल्टी, स्पेक्ट्रम रॉयल्टी और केंद्र सरकार द्वारा अधिगृहीत जमीनों के किराए से प्राप्त राशि का 65% हिस्सा भारत के नागरिकों में समान रूप से बांटा जाएगा और हर महीने यह धनराशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा होगी। शेष 35% हिस्से का उपयोग सिर्फ सेना में सुधार के लिए खर्च होगा। जब आप राशि प्राप्त करेंगे तो इसकी एंट्री धन वापसी पासबुक में आएगी। यह कानून ऐसा कोई वादा नहीं करता कि आपको प्रति महीने 500 या 1000 या कोई स्थिर राशि प्राप्त होगी। यदि खनिजों, स्पेक्ट्रम का या जमीनों का बाजार मूल्य बढ़ता है तो आमदनी और किराया बढ़ सकता है, लेकिन यदि खनिज आमदनी और किराया घटता है तो नागरिकों को हर महीने मिलने वाली यह राशि भी घटेगी।
स्पष्टीकरण: खनिज रॉयल्टी के रूप में मिलने वाली यह राशि सरकार की तरफ से दिया गया अनुदान या सहायता नहीं है। चूंकि देश के खनिज संसाधनों पर देश के सभी नागरिकों का बराबर हक है, अतः यह राशि सभी भारतीयों को बराबर मिलेगी और सरकार गरीब अमीर के आधार पर इसके वितरण पर ऐसा कोई नियम नहीं लगाएगी जिससे गरीब आदमी को ज़्यादा हिस्सा एवं अमीर आदमी को कम पैसा मिले। किंतु यदि प्रधानमंत्री प्रस्तावित टू चाइल्ड पॉलिसी कानून गेजेट में छाप देते हैं तो टू चाइल्ड पॉलिसी के ड्राफ्ट में दिए गए निर्देशों के अनुसार संतानों की संख्या के आधार पर नागरिकों को प्रति माह प्राप्त होने वाली खनिज रॉयल्टी में कटौती बढ़ोतरी होगी।